हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं द नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। नेशनलिज्म एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्यार भावना दिखाते हैं। लोग अपने कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री को फॉलो करते हैं और एक ही नेशन में रहते हैं। ठीक है, ये नेशनलिज्म कहलाता है। यूरोप जो था वो नेशनलिज्म से पहले कैसा दिखता था और 1800 के टाइम पे यूरोप कैसा था। यूरोप को जैसे आज आप देखते हैं ना, यूरोप 1800 के टाइम पे वैसा नहीं था। यूरोप में कई सारी कंट्रियां यूनाइटेड नहीं थी, जैसे जर्मनी, इटली हो गया, एक्सेट्रा हो गया। यूरोप कई सारे ये किंगडम्स में डिवाइडेड था। ठीक है, और इसमें कई सारे किंग्स रूल किया करते थे। अलग अलग लैंग्वेजेस लोग फॉलो किया करते थे, अलग अलग करेंसीज लोग फॉलो किया करते थे। इसका मतलब कि जैसे किसी एक जगह का राजा है, राजा ने कोई लॉ बनाया है ना, कोई पॉलिसी फॉर्म की, उसी को ही लोग फॉलो किया करते थे। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, द आइडिया ऑफ नेशन। मतलब नेशन बनने की जो सोच थी वो शुरू कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत होती है लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा। ये कौन लोग थे? ये एक मिडिल क्लास लोग थे, जैसे कि टीचर, बिजनेसमैन, एक्सेट्रा। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इक्वल लॉ हो सभी लोगों के लिए, और एक यूनाइटेड नेशन हो। ये मोनार्कियल लॉ को बिल्कुल ही, मतलब ये मोनार्कियल रूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। मतलब कि ये ऑटोक्रेसी को पसंद नहीं किया करते थे। ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो। अब आगे हम बात करते हैं फ्रांस में नेशनलिज्म की शुरुआत। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान मानी जाती है, जब फ्रांस के ही लोगों ने अपने ही राजा को मार के वहाँ पर गणतंत्र, मतलब रिपब्लिक स्थापित कर दिया था। अब रिपब्लिक, गणतंत्र का क्या मतलब होता है? एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा नेशन जहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड लीडर्स हों। ठीक है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो इस बीच कई आइडियाज़ का राइज हुआ। ये आइडियाज़ कहाँ से आ रहे थे? ये फिलोसफर्स के थ्रू आ रहे थे, जिसने लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम किया। उन्होंने कहा जैसे ऑल पीपल्स आर इक्वल, सारे लोग इक्वल होने चाहिए, सिटीजनशिप एंड राइट्स, है ना, सभी के पास होने चाहिए। एक एंथम हो, एक फ्लैग हो और एक ही लैंग्वेज हो कंट्री में, ऐसा उनका कहना था। तो ये बातें सुन के लोग कई ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे फिलोसफर से। ठीक है, तो दीज आइडियाज राइज अक्रॉस यूरोप एंड इंस्पायर्ड अदर्स। अब बात करते हैं दी रोल ऑफ कल्चर इन नेशनलिज्म की। मतलब कल्चर का नेशनलिज्म में क्या रोल रहा। कल्चर से क्या मतलब होता है? जैसे सॉन्ग्स, स्टोरीज, आर्ट्स, पोएम हो गई, ये सब कल्चर का पार्ट होता है। जो पोइट्स एंड राइटर थे उन्होंने सॉन्ग्स, स्टोरी, आर्ट्स, पोएम्स के थ्रू लोगों को नेशनलिज्म की भावना को राइज करवाने का काम किया, है ना। एग्जाम्पल में पोइट्स एंड राइटर कौन थे? जैसे ग्रिम्स ब्रदर्स हो गए। उन्होंने एकता दिखाने के लिए स्टोरीज को इकट्ठा किया और लोगों के सामने रखा। लोगों ने उसे जाना, समझा, सुना। उनके अंदर एक नेशनलिज्म की चिंगारी उठी। ठीक है ना, उन्होंने फिर नेशनलिज्म के लिए आवाज़ उठाई। अब जैसे पेंटर्स थे, उन्होंने पेंटिंग्स को बनाना स्टार्ट किया। उन पेंटिंग्स में उन्होंने एक आज़ाद यूरोप को बनाया, जिसका लोगों ने देखा, वो इन्फ्लुएंस हुए उससे। ये जो रिवॉल्यूशन था वो 1830 और 1848 के बीच कैसा था? अब मतलब लोगों ने इस बीच राजाओं के खिलाफ रिवोल्ट्स करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लड़ाई झगड़े जगह जगह शुरू कर दिए थे। वो बस चाहते क्या थे राजा से? वो चाहते थे कि उनका अपना अलग नेशन हो और मोनार्की ख़त्म हो जाए। लेकिन कई सारे रिवोल्ट्स फेल हुए। अब रिवोल्ट्स जो फेल हुए उससे फ़र्क इतना नहीं पड़ा, लेकिन जो रिवोल्ट्स हुए उसने लोगों के अंदर जज्बा पैदा कर दिया था। मतलब नेशनलिज्म की भावना को और भी ज़्यादा स्ट्रोंग कर दिया था उन रिवोल्ट्स ने। तो दोस्तों, कहानी में अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ कंट्रीज़ की। कंट्रीज़ कैसे इकट्ठा हुई, तो इसमें हम बात करने वाले हैं जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी की। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। ठीक है, 1871 से पहले जर्मनी 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था। लोगों में बिल्कुल एकता नहीं थी, यूनिटी बिल्कुल थी नहीं, आपस के लड़ाई झगड़े इतने थे। तो इनको देखते हुए एक प्रूशियन लीडर आए जिनका नाम ओटो वन बिस्मार्क था। उन्होंने 3 लड़ाइयाँ ऐसी लड़ दी कि जर्मनी को एक करके माने वो। पहली लड़ाई कौन सी थी? वॉर विद डेनमार्क, फिर वॉर विद ऑस्ट्रिया, देन वॉर विद फ्रांस। 3 लड़ाइयाँ ये थी।
फाइनली 1871 में जर्मनी वन कंट्री में बना, मतलब यूनिटी बन गई। अब हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। इटली में भी सेम प्रॉब्लम थी। इनर लड़ाई झगड़े दंगे बहुत ज़्यादा थे, लोगों की विचार मिलते नहीं थे एक दूसरे से। तो कई ऐसे लीडर आए जिन्होंने कंट्री को वन कंट्री बनाने का काम किया, ठीक है। उन्होंने कई अपने विचारों को लोगों के सामने रखा, जिसमें सबसे पहला नाम है ग्यूसेप मजीनी का। इन्होंने अपने एकता के विचार दुनिया के सामने रखे, मतलब स्प्रेड आइडियाज़ ऑफ यूनिटी। लोगों ने उन्हें समझा, जाना, सुना और लोग उनसे काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होने लगे। अब हम बात करते हैं कैवियोर की। कैवियोर साहब ने स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू विदेशी लोगों की मदद ली, ठीक है, अपनी कंट्री को यूनाइट करवाने के लिए। इसके बाद जो आते हैं उनका नाम है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने एक ऐसी आर्मी लीड करी जिसका नाम उन्होंने रेड शर्ट आर्मी रखा। और फाइनली इनकी समझ बूझ और मेहनत से 1870 में इटली वन कंट्री फाइनली बन गया। अब इसके आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रॉब्लम्स इन ऑस्ट्रिया एंड हंगरी की, क्योंकि ये यूनाइट नहीं हो पाया। इसके पीछे के जो रीज़न थे, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में कई तरह के लोग रहा करते थे, जैसे कि हंगेरियंस हो गया, जर्मन्स हो गया और जैक्स हो गया, स्लोवैक्स हो गए एक्सेट्रा। और ये सब अपना अलग अलग नेशन बनाना चाहते थे और ये पॉसिबल भी नहीं था। अब इन्हीं सभी के चलते ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन पैदा हो गई, टेंशन्स पैदा हो गई, जो कि यूनाइट ना होने का सबसे बड़ा रीज़न बना, ठीक है। ये थी आपकी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, और नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट एंड रिपीट पे देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।